मैं ऑफिस से लौट रही थी कि मोबाइल की घंटी बजी। मैंने मोबाइल ऑन किया। उधर से किसी ने बताया कि करुणा, तुम्हारे ससुर जी नहीं रहे, तुम तुरंत यहाँ आ जाओ। यह सुनते ही मैं सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि ऑफिस में ऑडिट पार्टी चल रही थी। जब ऑडिट पार्टी चल रही होती है तब प्राय साहब लोग छुट्टी देने से कतराते हैं। मैंने तत्काल साहब को फोन लगाया और उन्हें ससुर जी के अवसान की सूचना दी। घर आकर तत्काल मैंने अपना रेल टिकट बुक किया। जल्दी से सूटकेस तैयार किया और रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ी। रादौर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। मैं दौड़कर F6 कंपार्टमेंट में घुस गई। मेरे सीट पर बैठते ही गाड़ी चल पड़ी। सीट पर बैठते ही यादों की नदी दिल की जमीन पर बहने लगी। ससुर जी का चेहरा रह रहकर याद आ रहा था। सच कहूँ तो मेरा दिल यह मानने को तैयार ही नहीं था कि ससुर जी नहीं रहे। गाड़ी जैसे तैसे रफ्तार पकड़ने लगी। वैसे वैसे मुझे अपने जीवन का एक एक घटनाक्रम याद आने लगा था जो उनके साथ जुड़ा था। मुझे आज भी याद है, मैं ब्याह कर अपने ससुराल आई थी। जब मैंने पहली बार ससुर जी के पैर छुए थे तब उन्होंने कहा था कि एक बात हमेशा याद रखना कि इस घर को अपना मायका कभी मत समझना। हाँ, हमेशा यही याद रखना कि यह तुम्हारा ससुराल है। मैं उनके यह कठोर वचन सुनकर दंग भी हुई और डर भी गई थी। दरअसल मेरे पति वरुण मिलिट्री में थे। शादी के लिए वे 1 माह की छुट्टी लेकर आए थे। शादी के तत्काल बाद हम हनीमून के लिए मनाली गए और वहां से लौटने के बाद महाबलेश्वर पूना गए। इस घूमने फिरने के दौरान दिन कैसे कट गए यह तो पता ही नहीं चला। उनकी छुट्टियां खत्म हो गई और वे फिर से पंजाब चले गए। जब एक दिन हम महाबलेश्वर में सनसेट पॉइंट पर बैठे थे तब बातों बातों में उन्होंने बताया कि अपनी ड्यूटी के तहत सीमा पर रहने के दौरान हमें पूरी तरह चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि सीमा पार से हमारी सीमा में आतंकवादियों के घुसपैठ की संभावना हमेशा बनी रहती है। फिर सीमा पार से दुश्मन की सेना कभी भी सीज फायर तोड़कर गोलीबारी करती रहती है, इसलिए हमें हमेशा सजग रहना पड़ता है। हमारी छोटी सी गलती या भूल हमारे लिए जान का खतरा बन सकती है। मैं उनकी बातों को बड़े गौर से सुन रही थी। जब उनकी यह बात पूरी हुई तब मैंने ही सवाल किया, आप मुझे पंजाब घुमाने कब ले चलेंगे? तब तत्काल जवाब देते हुए वे बोले, करुणा, अगली बार जब रादौर आऊंगा तब तुम्हें अपने साथ पंजाब ले जाऊंगा। उसके बाद पंजाब पहुंचने के बाद फोन आया और उनके अगले ही दिन सुबह 5 बजे फोन की घंटी बजी। मेरे ससुर जी ने ही फोन उठाया। उधर से आवाज आई, मैं कर्नल वर्मा बोल रहा हूँ। मुझे यह खबर देते हुए दुख हो रहा है कि कल रात कुछ आतंकवादियों ने हमारी सीमा पर आक्रमण कर दिया। उसके साथ लड़ते हुए आपके बेटे वरुण शहीद हो गए। उधर से टेलीफोन बंद हुआ और इधर मेरे ससुर जी ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो उन्होंने नपे तुले सपाट शब्दों में मुझे मेरे पति के शहीद होने का समाचार सुनाया। ससुर जी की बात सुनकर मेरे पैरों तले की खिसक गई। तब उनकी बात सुनकर मुझे लगा कि उनको अपने बेटे के शहीद होने का गम है भी या नहीं। कोई अपने सौतेले बेटे की मौत पर भी इतना सख्त नहीं बना रह सकता। कोई पिता इतना पत्थर दिल हो सकता है, यह सोचकर मैं हैरान रह गई। वरुण के निधन के 1.25 महीने बाद मेरे माता पिता पैरी छुड़ाने की रस्म अदा करने के लिए मेरी ससुराल आए। जब मेरे पिताजी ने ससुर जी को भी हमारे साथ चलने के लिए निवेदन किया तब वह बोले, तुम करुणा को अपने साथ ले जाकर अपनी रस्म अदायगी करो। मैं इन प्राचीन ढकोसलों को नहीं मानता। पापा जी उनका जवाब सुनकर सतबंद रह गए। करीब 10 दिन मायके में रहने के बाद मैं पुनः अपने ससुराल आ गई। कुछ दिन तक ससुर जी ने मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैं किसी कोने में बैठकर दिन भर रोती रहती थी, लेकिन उन्होंने अपना सोशल वर्क बिल्कुल उसी तरह चालू कर दिया जैसे वे पहले किया करते थे। मैं कोने में बैठे बैठे सोचती रहती कि यह कैसे पिता हैं
जिसके चेहरे पर अपने बेटे के मरने का गम तक नहीं नजर आता। एक दिन जब हम साथ बैठे थे तब मैंने ही उनसे पूछा, बाबूजी क्या आपको वरुण की याद नहीं आती? मैं तो उनके गम को अपने हृदय से अलग नहीं कर पा रही हूँ। तब उन्होंने अपनी अग्नि आंखों से मेरी तरफ देखते हुए बोले, जिस दिन से उसने मिलिट्री ज्वाइन की उसी दिन से मैंने अपना हृदय कठोर कर लिया था। मैं जानता था कि यह खबर एक ना एक दिन तो मुझे सुननी ही है। फिर जो देश के लिए शहीद हो गया उसका गम क्यों करें? हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारा बेटा देश के काम आ गया। उनके कठोर वचन सुनकर मैं दंग रह गई। कुछ दिन और बीते। मैं अक्सर उदास ही बैठी रहती थी। एक दिन वे मेरे कमरे में आए और बोले, यह क्या तुम दिन भर बिस्तर पर एक लाश की तरह पड़ी रहती हो? वरुण की मौत हुई है या तुम्हारी? मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, बाबूजी आप मेरा दुख नहीं समझ सकते। मेरा इतना कहना ही हुआ था कि वे बोले, क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हारा दुख नहीं समझ सकता? अरे नादान, मैंने भी अपनी जवानी में अपनी जीवन संगिनी खोई थी। तब वरुण केवल 5 वर्ष का था और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं तुम्हारा दुख नहीं समझ सकता। यदि तुम्हें तुम्हारा सुहाग खोया है तो मैंने भी अपना एकमात्र सहारा खोया है। बाबूजी मेरे सामने मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है और मैं भ्रमजाल में हूँ कि अब मैं क्या करूँ। मेरी बात उन्होंने गंभीरता पूर्वक सुनी और फिर अपनी विशिष्ट शैली में वे बोले, तुम इस गम को अपने से दूर हटाओगी तब तो कुछ अपने बारे में सोच पाओगी। कुछ दिनों बाद एक दिन ससुर जी मेरे पास आए और बोले, बेटी अब आज से तुम अपनी जिम्मेदारी भरी जिंदगी शुरू करो। फिर उन्होंने मुझे गैस की बुकिंग कैसे करते हैं यह बताया। कुछ दिनों बाद वे मुझे बैंक ले गए और वहां के काम समझाए। फिर एटीएम ले गए और पैसे कैसे निकालते हैं यह सिखाया। टेलीफोन और बिजली का बिल भरना भी उन्होंने मुझे सिखाया। यह सब काम मैं सीख गई और करने भी लगी। पर घर के काम निपटाने के बाद जब मैं अकेली रहती तब उदास हो जाती थी। एक दिन ससुर जी ने मुझे बुलाया और कहा, देखो अब बहुत हो गया। तुम्हारा उदास चेहरा देखकर मुझे बहुत परेशानी होती है। बेहतर यह होगा कि तुम फिर अपने मायके चली जाओ या इस घर के अलावा कहीं और रहने की जगह ले लो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई किराए का फ्लैट देखता हूँ या खुद अपने लिए मकान या फ्लैट देख लो। मैंने उनसे कई बार कहा कि मैं अकेले कैसे रह पाऊंगी, तो वे बोले, यह तुम्हारी प्रॉब्लम है और इसे तुम्हें ही हल करना है। दिन प्रतिदिन उनका कठोर होता हुआ रुख देखकर मैंने यह निर्णय किया कि वास्तव में अब रोने मात्र से काम नहीं चलेगा। फिर एक दिन दोपहर को मैं अपने लिए किराए का एक फ्लैट देखने के लिए घर से निकल पड़ी। वरुण के मित्र रामचंद्र की मदद से मैंने एक फ्लैट किराए पर ले लिया और वहां रहने भी चली गई। अब मैं यहाँ अकेली थी। फिर घर और बाहर का सारा कामकाज मुझे ही करना पड़ता था। वरुण की पेंशन हर माह मिल रही थी, इसलिए कोई आर्थिक परेशानी भी मुझे नहीं थी। शाम को समय मिलता तब मैं बालकनी में जाकर बैठ जाती और रास्ते में गुजरने वाले राहगीरों को निहारती रहती। इस प्रकार मेरी शामें गुजरने लगी, लेकिन दोपहर में अक्सर मैं बोर हो जाती थी। मैंने कंप्यूटर सीखने के लिए एक क्लास ज्वाइन की। 3 माह में मैंने फिर अकाउंटिंग टैली सीख लिया। एक दिन शाम को मैं टीवी पर अपना पसंदीदा धारावाहिक देख रही थी। तभी मिसेज रामचंद्र आ गई। मैंने उनके लिए चाय बनाई। चाय की चुस्कियां लेते हुए वो बोली, करुणा मेरे ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की एक पोस्ट खाली है। यदि तुम ट्राई करो तो वह पोस्ट तुम्हें मिल सकती है। यदि यह जॉब तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा समय भी अच्छा कटेगा और नए लोगों से मेल जोल भी बढ़ने लगेगा। लेकिन मुझे तो काम करने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। मैं बेसाख्ता बोल पड़ी, देखो करुणा, अनुभव तो काम करने के बाद ही आता है ना। मुझे उसकी बात अच्छी लगी और मैंने अगले ही दिन ही नौकरी के लिए एप्लीकेशन दे दी। करीब 1 सप्ताह बाद मुझे साक्षात्कार की सूचना मिली। मैंने बहुत गंभीरता से साक्षात्कार की तैयारी की। अगली शाम मिसेज रामचंद्र ने घर आकर मेरे चयन की बात बताई और उनके अगले दिन मुझे नियुक्ति पत्र भी मिल गया।
मैं तो यूं भी खाली ही थी। मैंने दूसरे दिन से ही नौकरी ज्वाइन कर ली। अब मेरे पास जॉब था और मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई। एक शाम सामान जमाते हुए मैंने पाया कि ससुर जी के घर के सामान शिफ्ट करने के दौरान गलती से उनके लॉकर की चाबी मेरे सामान के साथ आ गई है। शाम को ऑफिस में मैं सीधे ससुर जी के यहाँ पहुंची। उस समय वे सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक में व्यस्त थे। मुझे देखते ही बोले, बैठ जाओ, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम लॉकर की चाबी लौटाने आई हो? उनकी बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं लॉकर की चाबी लौटाने आई हूँ। मेरा आश्चर्य से भरा चेहरा देखकर वे बोले, बेटी, मैंने जानबूझकर ही लॉकर की चाबी तुम्हारे सामान के साथ रख दी थी। दरअसल मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम चाबी अपने पास रखती हो या मुझे वापस करती हो। मुझे टी टेबल पर लॉकर की चाबी रखी और उसको अभिवादन कर लौटने लगी। तब वे बोले, सुना है तुम नौकरी करने लगी हो और तुम्हारी अपने ऑफिस के मैनेजर के साथ बहुत अच्छी पटती है। क्या इरादा है? मैंने स्वाभिमान पूर्वक लेकिन धैर्य के साथ उनसे पूछा। मैं कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर हूँ और वे मेरे अधिकारी हैं, इसलिए कई बार मुझे उनके कैबिन में जाना पड़ता है। अब इसे लोग किस नजर से देखते हैं और क्या सोचते हैं, इसकी चिंता मैं नहीं करती। मेरा जवाब सुनकर उन्होंने गर्दन नीची कर ली। मैंने उनके चरण छुए और फिर घर चली गई। मैं घर जरूर चली आई, लेकिन ससुर जी की यह बात मेरे कानों में बार बार टकराती रहती कि सुना है तुम नौकरी करने लगी हो और तुम्हारी अपने ऑफिस के मैनेजर के साथ बहुत अच्छी पटती है। क्या इरादा है? मुझे लगा कि ये बात अब मुझे यहाँ चैन से नौकरी नहीं करने देगी। अतः मैं रविवार को अपने जीएम के बंगले पर उनसे मिलने गई। उन्होंने पूछा, कहिए आप क्या कहना चाहती हैं? सर, मैं अपना ट्रांसफर भोपाल कराना चाहती हूँ। मुझे मालूम पड़ा है कि वहाँ PRO का पद रस्तोगी जी के सेवानिवृत्त होने से खाली है। यदि आप मेरा तबादला वहाँ कर सके तो मैं आपकी जीवन भर आभारी रहूंगी। मैंने विनम्रता पूर्वक अपनी बात उनके सामने रखी। लेकिन आप तो यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, क्या आप PRO का काम संभाल सकेंगी? सर, मुझे लगता है कि मैं अब किसी भी पद का पर काम करने के लिए समर्थक हूँ। कल ऑफिस में आप तबादले के लिए आवेदन मेरे पास पहुँचा दीजिएगा। उनके इतना कहते ही मैंने उनका अभिवादन किया और घर लौट आई। अगले दिन मैंने अपना आवेदन पत्र जीएम साहब के कैबिन में पहुंचा दिया। करीब एक सप्ताह बाद मुख्यालय से मेरा तबादला भोपाल होने के आदेश आए। मैंने अपना तबादला भोपाल करवा लिया। यह जानकर मिसेस रामचंद्र सहित ऑफिस के सभी साथी आश्चर्यचकित थे। अगले दिन ऑफिस में मेरा विदाई समारोह आयोजित किया गया। विदाई समारोह के बाद मैं सीधे ससुर जी से मिलने उनके यहाँ गई। मुझे देखते ही वे बोले, करुणा, तुमने अपना तबादला भोपाल करवा लिया है ना? उनकी यह बात सुनकर मैं फिर आश्चर्यचकित रह गई कि मेरे तबादला कराने की खबर उनको कैसे मिली। उन्होंने नौकर से कहकर मेरे लिए चाय नाश्ता मंगवाया और बोले, करुणा, भोपाल पहुंचने के बाद तुम्हारे घर का पता मुझे तत्काल भिजवा देना। देखो करुणा, इसमें देर मत करना। भोपाल आने के 2 दिन बाद ही ऑफिस की एक कलीग की सहायता से मैंने एक मकान किराए पर लिया और नए पते की जानकारी ससुर जी को भेज दी। मुझे भोपाल आए केवल 4 महीने हुए थे और आज ऑफिस से घर पहुंचने के दौरान ये सूचना मिली कि ससुर जी नहीं रहे। यह पूर्णतः घटनाक्रम मेरी आंखों के सामने से एक फिल्म की तरह गुजर रहा था। गाड़ी स्टेशन दर स्टेशन आगे बढ़ते हुए रादौर पर आकर रुकी। मैं गाड़ी से उतरी और ऑटो करके ससुर जी के घर पहुंची। मेरे पहुंचने से पहले उनकी अंतिम यात्रा की पूरी तैयारी हो गई थी। मैंने अंतिम बार उनका चेहरा देखा और उनके चरण स्पर्श किए। अब वे एक शव के रूप में मेरे सामने थे, पर उन्हें देखकर लग रहा था कि मानो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। उनका आग्नेय स्वभाव उनके चेहरे पर अभी भी वैसा ही नजर आ रहा था। उनके भाई के लड़कों ने अर्थी को कंधा दिया और उसकी अंतिम यात्रा चल पड़ी। अगले दिन मुझे मेरे चचेरे देवर ने एक फाइल सौंपी। मैंने एक एक कर उसके कागज पलटना शुरू किया। ससुर जी ने मेरे नाम वसीयत लिख दी थी।
जिससे सारी संपत्ति और रुपए पैसे मेरे नाम लिखे थे। वसीयतनामे के बाद अंत में एक चिट्ठी थी जो उन्होंने मेरे नाम लिखी थी, जिसमें लिखा था, प्रिय बेटी करुणा, आशीर्वाद, यह पत्र तुम्हें मेरे मरने के बाद ही मिलेगा। तुम मेरा स्वभाव देखकर आश्चर्यचकित थी और आजीवन आश्चर्यचकित ही रहोगी। मैंने जानबूझकर तुम्हें अपने घर से निकालने के लिए तुम्हें विवश कर दिया, ताकि तुम अपने कमरे के सूने कोने से बाहर निकलकर दुनियादारी को समझ सको। मिसेस रामचंद्र को बुलाकर मैंने ही उन्हें तुम्हारे पास भेजा था, ताकि तुम कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए आवेदन करो। दरअसल मैंने मिसेस रामचंद्र से जानकारी लेकर ही तुम पर तुम्हारे मैनेजर के साथ ज्यादा घुलने मिलने का आरोप लगाया था। बेटी, मैं ये चाहता था कि तुम यथा समय अपने लिए एक योग्य जीवन साथी तलाश लो। इसके लिए तुम्हें तुम्हारे ऑफिस का मैनेजर उपयुक्त ही लगा, लेकिन मेरी इस बात का जवाब तुमने अपना तबादला भोपाल करवाने के रूप में मुझे दिया। बेटी, जमाने के बदलने के साथ हमें भी बदलना पड़ता है। वैसे भी अकेली स्त्री का जीना आजकल बहुत दुश्वार हो गया है। समय रहते यदि तुम्हें कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो शादी अवश्य कर लेना। बेटी, जो मर गया उसके साथ मरा तो नहीं जा सकता ना। मुझे चिंता यह थी कि यदि तुम्हें इस कदर निराश जिंदगी व्यतीत करने की आदत पड़ गई तो तुम्हारा जीवन नर्क बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास अतः धन दौलत हो तो भी जीवन की खुशियां सिर्फ रुपए पैसे से तो नहीं मिलती। इसलिए मैं भी अपना तन मन धन सामाजिक कामों के लिए लगाता रहा। बेटी, मानव होने का अर्थ है समाज में रहना, जबकि तुमने अपने आप को एक कमरे के एक सूने कोने भर में कैद कर लिया था। अब मैं यह जानकर बहुत खुश हूँ और संतुष्ट भी कि तुमने जिंदगी को फिर से जीना सीख लिया, और मैं यही चाहता था। अब जो कुछ तुम्हारा है वह इस वसीयत के जरिए तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम्हारा ससुर नहीं बल्कि बाबूजी। उनकी ये चिट्ठी पढ़कर मैं मन ही मन बहुत परेशान हुई और लगा कि काश मैं अपने ससुर जी की विचार शक्ति को पहले जान पाती तो उनके बारे में वह सब कुछ नहीं सोचती जो अकेलेपन में बैठकर सोचती रही। उनके पत्र में लिखी इस बात की मैं समय रहते किसी जीवन साथी को पसंद कर लूं, इस पर भी मैं विचार कर रही हूँ। उपयुक्त साथी मिलने पर मैं उनकी इस बात पर भी जरूर अमल करूंगी। और वरुण की यादें और उनके साथ बिताए गए लम्हे तो हमेशा मेरे साथ रहेंगे ही। दोस्तों, आपको यह भावुक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।